हमें सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए, बस तुम पूरा वीडियो कर देख कर जाना, जिससे मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। हाँ, वीडियो लॉन्ग है बट पूरा डिटेल्स में इस वीडियो को बनाया गया है। तो आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा रिपोर्ट देख लेते हैं जिससे साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी पूरा सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर लिया। टीएमसी जनता से नहीं, सिस्टम से हारी है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन देखो, एसआईआर में जो 90 लाख वोटरों को रिमूव किया गया, उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन में कैसे पड़ा। आइए अब और डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं। बीजेपी के जितना सीट आया है बंगाल में, उस सीट पर बीजेपी कितना वोट से जीता है। क्या जो 90 लाख एसआईआर में वोट डिलीट हुआ था, उतना ही वोटों से तो बीजेपी बंगाल में नहीं जीता है। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा है क्या बंगाल में। तो अब इस चीजों को देखते हैं। बीजेपी का टोटल सीट बंगाल में 207 है, और ये 207 जो सीट है, इसका जीत का मार्जिन है 68,55,331 वोट। तो अब क्या समझ में आता है कि जो 90 लाख वोटर एसआईआर में हटाए गए थे, उस वोटर का इम्पैक्ट इस इलेक्शन में बहुत ही पड़ा है, क्योंकि अप्रॉक्स 68 लाख वोटों से बीजेपी जीती है। बीजेपी का जो 207 सीट आया है, उसका जीत का मार्जिन 68 लाख वोट से। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के बातों को इग्नोर की। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को बोला था कि एसआईआर गलत हो रहा है, एसआईआर में बहुत तरीके के गेम हो रहा है इस इलेक्शन को जीतने के लिए, बट ममता बनर्जी ने इनके बातों को इग्नोर कर दिया। बोला ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इलेक्शन से पहले ही राहुल गांधी बोला था कि टीएमसी बीजेपी का टक्कर कभी नहीं कर सकती है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए टीएमसी रास्ता खोल रही है, क्योंकि वो सरकार सही नहीं चलाती है ममता बनर्जी। अल्ट न्यूज के अकॉर्डिंग टोटल एनालिसिस वोटर है 12,81,464, और टोटल अंडर एडजुडिकेशन वोटर अक्रॉस 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 3,02,573 है। इन 3,02,573 एडजुडिकेशन वोटर में 92.6% मुस्लिम है, जबकि कंबाइंड इलेक्टोरेट में मुस्लिम का शेयर सिर्फ 51.7% है। ओवरऑल मुस्लिम अंडर एडजुडिकेशन रेट हर 100 मुस्लिम वोटर में से 42.2% वोटर एडजुडिकेशन में डाला गया। ओवरऑल हिंदू एडजुडिकेशन रेट सिर्फ 3.5% है। कॉम्बिनेशन रेशियो 12:1 का है, यानी एक मुस्लिम वोटर को एडजुडिकेशन में डाले जाने की प्रोबेबिलिटी हिंदू वोटर के कंपैरिजन में लगभग 12 गुना ज्यादा है। अब समझो ऐसा क्यों। शमशेरगंज में टोटल वोटर्स 2,35,592 है। मुस्लिम इलेक्टोरेट 82%, 1,93,129 वोटर्स। टोटल एडजुडिकेटेड वोटर 1,07,663। इनमें से मुस्लिम वोटर 1,06,407, 98.8%। यानी कंस्टिट्यूएंसीज के हर 100 मुस्लिम वोटर में 55.1% वोटर एडजुडिकेशन में चला गया। हिंदू वोटर्स के लिए ये फिगर सिर्फ 2.3% था। ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एडजुडिकेटेड रेट 45.7%। ये सभी 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे हाई फिगर था। मोथाबारी में टोटल वोटर्स 2,03,660 है। मुस्लिम इलेक्टोरेट 1,41,592 वोटर्स है, यानी 69.5%। टोटल एडजुडिकेटेड वोटर्स 78,797। मुस्लिम एडजुडिकेटेड वोटर्स 76,781 है, यानी मुस्लिम एडजुडिकेशन रेट 54.2%, हिंदू एडजुडिकेशन रेट 3%। ओवरऑल कंस्टिट्यूएंसी एडजुडिकेशन रेट 38.7%। मानिक चौक में टोटल वोटर्स 2,54,729 वोटर है, जिसमें हिंदू वोटर्स 1,27,820 है, यानी 50.2%। मुस्लिम वोटर्स 1,25,941 है, यानी 49.4%। यानी कंसिस्टेंसीज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 50-50 स्प्लिट थी, लेकिन फिर भी डाटा ने सबको 100 कर दिया। टोटल एडजुडिकेटेड वोटर्स 65,421 है, जिसमें मुस्लिम एडजुडिकेटेड वोटर्स 63,689 है, और हिंदू एडजुडिकेटेड वोटर्स 1,524 है, यानी 97.4% एडजुडिकेटेड वोटर्स मुस्लिम थे। एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसीज में जहां हिंदू मुस्लिम का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, 50-50 का है, जिसमें मुस्लिम एडजुडिकेशन रेट 50.6% आता है, और वहीं पे हिंदू एडजुडिकेशन रेट 1.2% आता है। यानी एक मुस्लिम वोटर को मानिक चौक में अंडर एडजुडिकेशन मार्क किए जाने की प्रोबेबिलिटी हिंदू वोटर के कंपैरिजन में 42.4 टाइम ज्यादा थी। बहरामपुर के पैटर्न बाकी कंस्टिट्यूएंसी से अलग था। बहरामपुर में टोटल वोटर 2,35,496 है। हिंदू इलेक्टोरेट 72.4% है, मुस्लिम इलेक्टोरेट 26.9% है। ओवरऑल एडजुडिकेशन रेट 4.7%। एडजुडिकेटेड वोटर्स में मुस्लिम 61.6%, वहीं पे हिंदू 37.3%। मुस्लिम एडजुडिकेशन रेट 10.8% और हिंदू एडजुडिकेशन रेट 2.4%। रेशियो 4.4x का है।
फिर अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में इतना बड़ा डिफरेंट आउटकम कैसे आ गया? 2021 असेंबली इलेक्शन में 6 सीटों को अगर हम देखें, जिसमें से 5 सीट टीएमसी ने जीती थी और सिर्फ 1 सीट बहरामपुर बीजेपी जीती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस एसआईआर में बहरामपुर ही वो कंस्टिट्यूएंसी थी जहां पे एडजुडिकेशन रेट सबसे लोअर था 4.7%। अगर हम इलेक्शन मार्जिन और एडजुडिकेटेड वोटर्स को देखें तो शमशेरगंज में टीएमसी का जीत का मार्जिन 26,379 है। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स 1,07,663 है। मोताबारी में टीएमसी के जीत का मार्जिन 56,573 है। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स 78,797 है। मनिक चौक में टीएमसी के जीत का मार्जिन 33,873 है। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स 65,421 है। और वही बहरामपुर में देखें तो बीजेपी के जीत का मार्जिन 26,852 था। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स 11,088 है। सिर्फ बबानीपुर में टीएमसी के जीत का मार्जिन 28,719 है। अंडर एडजुडिकेशन वोटर्स 15,618 है। बैलीगंज में टीएमसी के जीत का मार्जिन 75,359 है। एडजुडिकेशन वोटर्स 23,986 है। तो अब इससे क्या पता चलता है कि 2021 में जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें जहां जहां बीजेपी ने जीता था वहां पे इस साल एसआईआर में अंडर एडजुडिकेशन का मार्जिन बहुत कम है। और वहीं पे पहले जहां टीएमसी जीती थी वहां पे इस बार अंडर एडजुडिकेशन का रेट बहुत हाई हो गया है। वहां से बहुत सारे वोटरों को हटा दिया गया है, एडजुडिकेशन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। और वहीं जहां पे बीजेपी जीती थी वहां पे अंडर एडजुडिकेशन रेट बहुत ही कम है। बारागोबरा विलेज के बूथ नंबर 5 में 358 विलेजर्स अंडर एडजुडिकेशन आ गया। इनमें से 340 वोटर्स का नाम डिलीट हो जाता है और सभी के सभी मुस्लिम थे। अल्ट न्यूज के अकॉर्डिंग कई लोग वहां जनरेशन से रह रहे, कई इलेक्शन में वोट देते हुए आए हैं, लेकिन ओवरनाइट उनके आइडेंटिटी और बिलोंगिंग पर सवाल खड़ा हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अल्ट न्यूज ने कहा हम सिर्फ डाटा पब्लिश कर रहे हैं, हम नंबर जो दिखा रहे हैं उनके बेसिस पर सवाल पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर एल्गोरिदम यूनिफॉर्मली अप्लाई हुआ तो मानिक चौक जैसे 50-50 के कंस्टिट्यूएंसीज में एडजुडिकेटेड वोटर का 97.4% मुस्लिम कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, मानिकपुर चौक के बूथ लेवल डाटा में कुछ बूथ में ऑलमोस्ट 0 एडजुडिकेशन, कुछ बूथ में एक्सट्रीमली हाई एडजुडिकेशन, क्या ये न्यूट्रल एल्गोरिदम का एक्सपेक्ट आउटकम है? अगर हाँ तो सेम कंसिस्टेंसी में सेम प्रोसेस में अंडर कम्युनिटी वैसे इतने मैसिव वेरिएशन कैसे एक्सप्लेन होगा? अब फाइनल बात ये है कि 12,81,764 वोटर्स रिकॉर्ड हुए, जिसमें से 3,02,563 एडजुडिकेशन वोटर्स है, 92.6% मुस्लिम है। और अभी भी सवाल वही है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डिस्क्रिपेंसी थी या डाटा किसी और कहानी की तरफ इशारा करता है? अब सबसे शॉकिंग और शर्म की बात यह है कि जो भारत के लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीजों पे भरोसा होता है वही लोग बीजेपी के जाके गोदी में बैठ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 27 लाख लोगों ने वोट नहीं दिया है, फॉर्मल अपील किया है, वो लोग अगर जिंदा बचेंगे तो अगली बार वोट दे देंगे। ये कितनी अजीब की बात है कि इनके बातों को नहीं सुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो फाइनल वोटर बचे हुए हैं वो इस बार नहीं दिया तो अगली बार दे सकते हैं। और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इन सभी चीजों को इग्नोर कर रहा है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इन सभी चीजों को इग्नोर कर रहा है। ये किस तरीके का जस्टिस है? जो आदमी का एक राइट होता है वो राइट ही छीन लिया गया, तो क्या बचा हुआ है? अब इस वीडियो को देखो, बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे बंगाल में आतंक मचाया हुआ है। अब इस वीडियो को देखो कैसे ये लोग पुलिस से डंडा खा रहे हैं। दोनों में एक चीज कॉमन है कि भारत के यूथ है, भारत के ये भविष्य है, बट वही एक तरफ पुलिस से डंडा खा रहा है और वही एक तरफ आतंक मचाया हुआ है। फिर भी इनके लिए कोई पुलिस नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है। ऐसा क्यों? आपने कभी इन सभी चीजों के बारे में सोचा है कि जब भी हम धर्म के लिए लड़ते हैं, किसी पार्टी के लिए लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, किसी एक पार्टी के तरफ से जाकर किसी दूसरे पार्टी को अगर टारगेट करते हैं, जो दूसरा पार्टी अभी सत्ता में है उसके अगर साथ हम लोग रहते हैं, उसके लिए अगर दूसरे पार्टी से हम लड़ते हैं तब पुलिस नहीं आती है, तब पुलिस लाठीचार्ज नहीं करती है। और वही जब हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक की बात करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं, वहां पे इतनी सारी पुलिस कैसे आ जाती है? यहीं पे तुम दिल्ली का केस देख लो, नोएडा का देख लो, जहाँ पे लेबर प्रोटेस्ट करने गया उनको कितने बेरहमी से मारा गया। पटना में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो स्टूडेंट सब किया है, उसमें कितना उन लोगों के बेरहमी से मारा गया है, सर फोड़ दिया गया है। तो इससे क्या पता चलता है? ये हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस कितने बेशरम हो गई है कि इन सभी चीजों को इग्नोर कर रही है। मणिपुर में इन लोगों के लिए पुलिस नहीं है, मणिपुर में ये लोग पुलिस नहीं भेज सकते। और यही जब भारत के यूथ जब अपने हक की बात करते हैं, जब किसी लड़की के साथ कोई अगर रेप हुआ है उसके अगर जस्टिस की बात करते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे इतना पुलिस आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते हो।
सबको बेरहमी से मारा जाता है। तो इस चीज़ों के लिए कौन जिम्मेवार है? इस चीज़ों के लिए हमारे पूरी जनता जिम्मेवार है, पूरे हमारे समाज जिम्मेवार है कि हम इलेक्शन के समय, वोट देने के समय हम लोग इन सभी चीज़ों को नहीं सोचते हैं। इन सभी चीज़ों पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जब वोट दे देते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि इसको बना दिया, ये गलत सरकार है, ये इतना पढ़ा लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आप वोट देने के समय ही चूज़ करोगे। अगर तुम्हें ये लगता है कि इलेक्शन सिर्फ वोट देने का एक प्रोसेस है, तो आज की इस वीडियो में तुम्हारी सोच को बदल देंगे। पर सच क्या है? सच ना बीजेपी है, ना टीएमसी है। सच है डाटा, फैक्ट्स, सिस्टम। और आज हम इन्हीं सब के यूज करके इस वीडियो में पूरा देखेंगे और एंड में तुम खुद डिसाइड करोगे ये वोट का सिस्टम है या सिस्टम का खेल। तो बिना स्किप किए हुए एंड तक वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर तुम बीच में स्किप कर रहे हो तो पिक्चर अधूरी रह जाएगी, ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, राजनीतिक में आरोप प्रत्यारोप हमेशा से लगते हुए आया है। टीएमसी का कहना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ है, और बीजेपी का कहना है कि टीएमसी इनलीगल वोटर्स को बचा रहा है, बचाने का कोशिश कर रहा है। तो देखो, अब दोनों के पास अपना अपना एक नैरेटिव है। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या करें? क्योंकि बिना कुछ देखे हुए, जाने हुए किसी के ऊपर हम ब्लेम नहीं लगा सकते कि किसके साथ कौन है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास सिर्फ डाटा और फैक्ट्स है। तो इस डाटा और फैक्ट में असली कहानी छुपी होती है। तो इसी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ एक्स्ट्रा बातचीत किए हुए। इससे पहले इस वीडियो को देखो। ये है यूपी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा। इनका बंगाल में एंट्री हो गया। इनका जैसे ही बंगाल में एंट्री हुआ वैसे ही पूरे पॉलिटिकल गलियारों में बवाल मच गया। कहेंगे लोग कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो मेरे भाई इसमें बहुत बड़ी बात है। इसमें बहुत बड़ी गेम है, क्योंकि जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी गुजरात से बहुत सारे आईपीएस आईएएस आए थे बिहार में इलेक्शन के समय स्पेशलिस्ट। उसमें कितना बड़ा गेम था। अगर गेम नहीं होता तो गुजरात से आईपीएस क्यों आता बिहार में? क्यों बिहार में आईपीएस नहीं है ना? बिहार में आईपीएस, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिहार में पुलिस नहीं है। बिहार में पुलिस है, फिर गुजरात से क्यों आया? उनका क्या काम था आने का? सेम टू सेम बंगाल में ऐसा ही है, क्योंकि बंगाल में पुलिस आईपीएस नहीं है, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो आखिर यहाँ पे क्यों लाया गया? इसके पीछे कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। इस पर भी डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले हम कुछ डाटा देख लेते हैं कि इलेक्शन से पहले का क्या डाटा था, एसआईआर होने के बाद में क्या डाटा हुआ, अब इलेक्शन के बाद क्या है। सभी सिचुएशन को हम इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्शन से पहले क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए, और उस इरोनेट सॉफ्टवेयर के भी बारे में जानेंगे कि कैसे जहाँ पे नॉर्मली एसआईआर के लिए 1 साल लगता है वहाँ पे सिर्फ 4 मंथ में कैसे हो गया, कैसे ये पॉसिबल हुआ। एक सॉफ्टवेयर के हवाले सरकार ने बंगाल के पूरा लोगों को कर दिया कि ये सॉफ्टवेयर बंगाल के लोगों का नागरिकता साबित करेगा, ये बंगाल का है कि नहीं है, ये वैलिड वोटर है कि नहीं। इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। इलेक्शन से पहले 90 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से हटा देना इस एसआईआर के दौरान। अब लोगों और अपोजिशन पार्टी का आरोप था कि ये गलत हुआ है, लेकिन एसआईआर के समर्थक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, इलीगल वोटरों का हटाया गया है। अब सवाल ये है कि क्या एसआईआर के समर्थक और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना सही है या गलत है? तो इस चीजों को अब हम देखेंगे कि क्या गलत है, क्या सही है, और बहुत सारे ऐसे डेटा को देखेंगे। फिर आपको रियल में सब चीज पता चल जाएगा, सब चीज समझ में आ जाएगा कि कौन गलत है, कौन सही है। 90 लाख वोटरों का नाम रिमूव कर दिया गया, उसका नाम हटा दिया गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये वोटर इलीगल होते, बांग्लादेशी होते, तो इसमें कोई अजीब का बात नहीं होता कि 90 लाख वोटरों को हटा दिया गया। बट यहाँ पे अजीब तब लगता है जब इस 90 लाख वोटर्स में से 27 लाख लोगों ने फॉर्मल अपील किया कि हमारे पास सब प्रूफ है, सब डेटा है कि हम लीगल वोटर्स है, हम यहाँ के बंगाल के वोटर्स है। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सभी बातों को इग्नोर किया। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि 90 लाख वोटरों को आप अंडर एडजुडिकेशन रखते हैं और उसमें से 27 लाख वोटर फॉर्मल अपील करते हैं और आप उनके बातों को नहीं सुनते हैं, तो यहाँ पे शक होगा ना कि आप वोट चोरी कर रहे हैं या किसी के लिए आप काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता कि 90 लाख जो वोटर अंडर एडजुडिकेशन आया है, अगर उसमें से 27 लाख वोटर फॉर्मल अपील किया है, तो आप उन वोटरों को सबूत करते कि तुम बांग्लादेशी हो, गैर कानूनन हो, आप सबूत करते। बट आपने तो सबूत किया ही नहीं। आपने तो बोल दिया कि जो भी होगा इलेक्शन के बाद होगा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ भी नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे क्यों?
देखो एसआईआर हमारे देश में पहले भी होते हुए आया है, लेकिन इतनी सिस्टमैटिक तरीके से इतने बड़े स्केल पे कभी नहीं हुआ था, जिसमें इतने सारे लोगों को नाम हटा देना, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि आखिर इतनी सिस्टमैटिक तरीके से इतने फास्ट क्यों? इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप पहले से भी लगते हुए आया है। अपोजिशन पार्टी भी हमेशा से लगाते हुए आए हैं इलेक्शन कमीशन पे। अब क्या सही है, क्या गलत है, इस चीज़ों को हम लोग नहीं जानते। इन सभी चीज़ों को यही लोग जानते हैं, क्योंकि अपोजिशन पार्टी का आरोप लगाने का काम होता है। सबका अपना-अपना नैरेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी गलत है और कांग्रेस सही है, ऐसा कुछ नहीं है। सब पार्टी अपने-अपने जगह पे सही है और सब पार्टी अपने-अपने जगह पे सही काम कर रही है। तो इन सभी चीज़ों से हटकर अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। अब इस डाटा को ध्यान से देखो, 90 लाख वोटर्स में से 63% वोटर हिंदू है और 34% वोटर मुस्लिम है। बट यहाँ पे सोचने वाली बात है कि बंगाल में 27% ही सिर्फ मुस्लिम वोटर्स है। तो ये 34% का आंकड़ा आया कहाँ से? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। तो आखिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है कहाँ? तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस इरोनेट सॉफ्टवेयर में है। इसको भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे डेटा दिखाऊँगा। इस डेटा को दिखाने के पीछे बहुत बड़ी मकसद है। आप डेटा देखोगे, थोड़ी देर के बाद आप समझ जाओगे कि ये डाटा एक्चुअल में क्या चीज़ों को प्रूव करता है। ये डाटा एक्चुअल में क्या चीज़ों को दिखा रहा है। ये डाटा किस चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। इन सभी चीज़ों को हम इस डेटा के थ्रू जानेंगे। तो इस डेटा को हम ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे और याद रखेंगे। बांग्लादेश से सटे बागदा असेंबली को देखें तो वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा वोटरों का नाम डिलीट कर दिया गया, जिसमें 46,826 वोटर हिंदू थे और 3,224 वोटर मुस्लिम थे। बंगाल उत्तर असेंबली सेट में देखें तो 42,164 वोटरों का नाम डिलीट हुआ, जिसमें 37,101 वोटर हिंदू है और 4310 वोटर मुस्लिम है। सरकार को जिस एसआईआर को करने के लिए मिनिमम 1 सालों का समय लगता है, वही एसआईआर को सरकार 4 महीने में कैसे कर दिया? तो इसके लिए एक नया अनटेस्टेड प्रोसेस इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें एक लॉजिकल डिस्पेरेंसी सिस्टम का यूज किया गया। इरोनेट सॉफ्टवेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वोटर डाटाबेस को यूज करके ये सॉफ्टवेयर कैटेगरीज बनाता है। इसका नाम था अंडर एडजुडिकेशन। अब लॉजिकल डिस्पेरेंसी सिस्टम क्या होता है, इरोनेट सॉफ्टवेयर ईसीआई क्या होता है, अंडर एडजुडिकेशन क्या होता है, लॉजिकल डिस्पेरेंसी सिस्टम क्या होता है, इन सभी चीज़ों को हम आसान भाषा में समझेंगे। नंबर 1 लॉजिकल डिस्पेरेंसी सिस्टम। अगर आसान भाषा में देखें तो जब कंप्यूटर डाटाबेस में लॉजिक के हिसाब से गलती पकड़ता है, उसे लॉजिकल डिस्पेरेंसी कहते हैं। ये कैसे अब काम करता है? नाम, उम्र, फैमिली डिटेल सिस्टम चेक करता है कि सब चीज लॉजिकली है या नहीं। सेकंड रूल लॉजिक अप्लाई होता है। नंबर 3 फ्लैगिंग। अब देखते हैं इरोनेट सॉफ्टवेयर को। ये एक इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एक डिजिटल सिस्टम है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करता है। इसका काम होता है वो नए वोटर जोड़ना, वो नाम हटाना, वो करेक्शन करना, नाम, उम्र, पता, मतलब पूरे डेटाबेस को इसी सिस्टम से मैनेज होता है। अब देखते हैं अंडर एडजुडिकेशन क्या होता है। यहाँ कोई अलग वोटर कैटेगरीज नहीं होता है, बल्कि यह एक स्टेटस होता है। जब किसी वोटर का डाटा में शक होता है, डिस्प्यूट होता है, तब उस केस को अंडर एडजुडिकेशन में डाल दिया जाता है। यह काम कैसे करता है? शुरुआत में कैसे काम करता है? डुप्लीकेट एंट्रीज, एक ही व्यक्ति का 2 नाम, गलत एड्रेस, एज मिसमैच, किसी ने ऑब्जेक्शन डाला, केस 2 फ्लैग होता है। इरोनेट में उस वोटर का रिकॉर्ड मार्क होता है, स्टेटस अंडर एडजुडिकेशन हो जाता है। नंबर 3 वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। मुझे तो सॉफ्टवेयर में एक इंस्ट्रक्शन फीड किया जाता है, सारा लिस्ट खंगाल कर सारा लिस्ट देखता है कि नाम, पता, डाटा सब बैकग्राउंड को चेक करता है कि ये सब मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्पेलिंग मिसमैच तो नहीं है, एड्रेस मिसमैच तो नहीं है, कोई डिफरेंट तो नहीं है, एज गलत तो नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखता है। फिर उसके बाद में इन सभी चीज़ों को एनालाइज करता है, फिर उस वोटर को ये डाटा अंडर एडजुडिकेशन डालता है। अब जो इन सभी बातों को समझते हैं, उनको इसमें एक पैटर्न समझ में आया होगा कि क्या ये वोट चोरी था, इलेक्शन चोरी था, डेमोक्रेसी चोरी था या कुछ और चोरी था। अब इस डेटा को देखो, हिंदू और मुस्लिम वोटर्स अप्रॉक्स 50-50% है मणिपुर चौक में, जहां अंडर एजुकेशन 97.4% मुस्लिम वोटर्स आ गया। शमशेरगंज में 82% मुस्लिम वोटर्स है, वहां पे 98.8% मुस्लिम वोटर अंडर एजुकेशन आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि एक न्यूट्रल एल्गोरिदम 50-50 का पॉपुलेशन में भी 97.7% एक ही समुदाय के लोगों को कैसे निकाल दे रहा है? इसका जवाब किसी के पास है? किसी के पास नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, जस्टिस सईदुल्ला मुंशी कोलकाता हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं 2013 से लेकर 2020 तक। वेस्ट बंगाल में वक्फ बोर्ड के करंट चेयरमैन भी है। जब मीडिया में ये बात गई, ये न्यूज वायरल हुआ, ये सभी बातों को देखा गया,
फिर उनका नाम रीस्टोर किया गया। विंग कमांडर एमडी शमीम अख्तर 17 सालों तक एयरफोर्स में सेवा किया। 2002 से वोट देते हुए आ रहे हैं। 23 मार्च को सप्लीमेंट्री लिस्ट आया जिसमें उनका नाम अंडर एजुकेशन आ गया। 28 को बिना नोटिस बिना हायरिंग को डिलीट कर दिया गया। उनके घर में सभी लोगों का नाम है लिस्ट में, बट इनका ही नाम नहीं है। मोहताब शेख कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम फरक्का, उनका नाम अपने आप ही अंडर एजुकेशन लिस्ट में आ गया। अब फाइलिंग कहाँ से करेंगे, इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? फिर गए सुप्रीम कोर्ट में, वहां से रीस्टेटमेंट का ऑर्डर आया, फिर नाम उनका वापस आ गया लिस्ट में। नॉर्थ 24 पारगानास बारो गोपरा विलेज बूथ नंबर 5, वहां पे 358 विलेजर्स है जिसमें से 340 विलेजर्स का नाम अंडर एजुकेशन आ गया। सुबारना बाला पोदा 97 साल की बुजुर्ग महिला, पार्टीशन देखी है, आज तक जितना भी इलेक्शन हुआ है सब चीज देखी है, लेकिन उनका नाम अचानक गायब हो जाता है। 72 साल के अशरफुल हक रिटायर्ड टीचर जो खुद 12 बार इलेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर रह चुके हैं, बट वो खुद आज वोट नहीं दे सकते क्योंकि उनका नाम डिलीट हो गया। अब सवाल ये है कि क्या हमारा जो आइडेंटिटी है, सिटीजनशिप है, वो एक इलेक्शन कमीशन के सॉफ्टवेयर के बदौलत चल रहा है? वो अगर चाहेगा तो हमारा नागरिकता खत्म भी कर सकता है, चाहे आपके पास कितना भी वैलिड प्रूफ है। यहाँ तक कि आपके पास पासपोर्ट भी है, फिर भी वहां पे कुछ मान नहीं होगा। अगर ये सॉफ्टवेयर चाहेगा तो आपका एक पल में जितना भी आइडेंटिटी है, भारत का नागरिकता, वो खत्म कर देगा। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि 23 अप्रैल को बंगाल में इलेक्शन हुआ और 7 अप्रैल के रात को फाइनल वोटर लिस्ट फ्रीज किया जाता है। 7.66 करोड़ से घट के 6.75 करोड़ का वोटर लिस्ट बनाया जाता है, जिसमें 91 लाख वोटर्स को गायब कर दिया जाता है, 27 लाख वोटर को डायरेक्ट इनएलिजिबल कर दिया जाता है। तो देखो, जब तक इन सभी चीजों का जांच होगा, जब तक इन सभी चीजों का चेक होगा कि एक्चुअल में ये सब क्या चीज था, ये गलती है या क्या है, तब तक तो खेला हो गया पूरे बंगाल में जो ये लोग मास्टर प्लान सेट किए थे। अब अजीब लगने वाली बात यह है कि किसी कारणवश की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिजिटली फॉर्म में वोटर लिस्ट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिजिटली फॉर्म में वोटर लिस्ट साझा नहीं किया। जो काम सरकार को करना चाहिए वो एक प्राइवेट न्यूज वाले ने किया। ये अल्ट न्यूज है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम इस प्राइवेट अल्ट न्यूज ने किया। 1568 पीडीएफ फाइलों को डिजिटाइज किया। अल्ट न्यूज ने मैन्युअली 12,81,764 वोटर्स को एनालिसिस किया 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और सैंपल उठाया। बहरामपुर असेंबली में बीजेपी 2021 में जीता था। अगर इस असेंबली में देखें तो यहाँ पे टोटल वोटर्स 2,35,496 है, जिसमें 11,088 वोटर्स अंडर एजुकेशन आए और इलेक्टोरेट अंडर एजुकेशन सिर्फ 4.7% है, यानी 11,000 वोटर्स को बाहर रखा गया। अब इसमें अलग क्या है, शॉकिंग क्या है? अब शॉकिंग ये है कि यही सिस्टम, यही प्रोसेस, यही सॉफ्टवेयर, यही डेट, जहां टीएमसी जीतती है वहां रिजल्ट अलग आता है और जहां बीजेपी जीतती है वहां पे रिजल्ट अलग आता है। शमशेरगंज जहां पे टीएमसी जीता था वहां पे 1,07,663 वोटर अंडर एजुकेशन आता है, यानी 45.7% इलेक्टोरेट अंडर एजुकेशन। मणिकपुर चौक जहां पे टीएमसी जीता है वहां पे 65,421 वोटर अंडर एजुकेशन आता है और इलेक्टोरेट अंडर एजुकेशन 25.7% आता है। अब बताओ कि ये क्या दर्शाता है कि जहां पे बीजेपी विन करता है वहां पे सिर्फ 4.7% इलेक्टोरेट एजुकेशन होता है और वहीं जहां पे टीएमसी जीतता है वहां पे 45%, 25% इलेक्टोरेट एजुकेशन होता है। मतलब कि जहां पे बीजेपी जीतता है वहां पे कम लोगों को बाहर निकाला जाता है वोटर लिस्ट से, और वहीं पे जहां पे टीएमसी जीतता है वहां पे बहुत सारे लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब यूपी के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आईएएस अजय पाल शर्मा के बंगाल में एंट्री होते ही बंगाल के पूरे पॉलिटिकल गलियारों में बवाल मच गया। इसको देखते हैं ये एक्चुअल में क्या मुद्दा है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये किसको एक बड़ी धमकी दे रहे हैं, ऐसा धमकी दे रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यह कोई अपराधी है, ये कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है। इस वीडियो को देखो। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। वो कैसे गुंडे बदमाश को दी जाने वाली धमकी की तरह ये लगने वाली बात एक टीएमसी के नेता जहांगीर खान को दी जा रही है। इनको अपने एरिया में बाहुबली माना जाता है। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इन पर हिंसा और पॉलिटिकल दबाव बनाने का आरोप लगते हुए आया है।
2022 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी के नेता को मरवाने में भी इनका नाम था। इन पे आरोप लगा है बीजेपी की तरफ से, बट टीएमसी ने ये सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि किसको धमकी दी जा रही है, क्यों दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये धमकी कौन दे रहा है, कौन ऑफिसर है, ये ऑफिसर कहाँ से आया है बंगाल में। इस पे सबसे बड़ी क्वेश्चन है, क्या बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर इतनी कमजोर हो गई है कि दूसरी जगह से आईएएस को बुलाया जा रहा है बंगाल के जितने भी अपराधी है उसको कंट्रोल करने के लिए। क्या ये सही है या इसमें भी बहुत बड़ा कुछ गेम है। अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तुम खुद डिसाइड करो कि एसआईआर के बाद क्या हुआ। ये डाटा तुम्हारे पास है, मैंने हर वो चीज आपको दिखा दिया कि एसआईआर के दौरान क्या क्या हुआ। इस इलेक्शन से पहले मैंने आपको पूरा डेटा दिखाया, एक एक डेटा, ये सभी डेटा किस चीजों की तरफ इशारा करता है डायरेक्ट। अब तुम खुद डिसाइड करो कि ये क्या हो सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने यूनिट सॉफ्टवेयर की मंजूरी दी, इसमें कोई चाल है, कोई गेम था? आप कमेंट बॉक्स में बताना। फिर हम मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।